हेलो। आज हम देखेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर बायो का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टार्ट ये होता है सेल से। सेल क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी स्ट्रक्चर या जो भी फंक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है वो सारा का सारा सेल से ही हो रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सेल ही मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम ही मिलके बना देते हैं बॉडी या ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इस फ्लो को याद रखिएगा। स्टार्ट सेल से होता है। सेल ही बेसिक यूनिट है। सेल से ही सब कुछ आया हुआ है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। ओके, चलिए देखते हैं सेल के बारे में और फर्दर। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सेल कैसा था? डेड था। ठीक है, कॉर्क सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था जो कि डेड सेल था। लिवन हुक ने डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल। सेल डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने, बट ये सेल कैसा था? डेड। सेल डिस्कवरी लिवन हुक ने किया जो कि सेल कैसा था? लिविंग। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, भाई कोई भी सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, इसकी कंट्रोल बॉडी जहाँ जेनेटिक मटेरियल है, सेल के सारे फंक्शन यहीं से कंट्रोल होते हैं, इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और पुरकिंजी ने टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म और कुछ भी नहीं, किसी भी सेल का जो भी फ्लूइड पार्ट है, जो भी फ्लूइड सब्सटेंस है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेल है, सेल में जहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनली, ये बीच में तो न्यूक्लियस है, ऑर्गेनली है, ये सारा मैट्रिक्स फ्लूइड पार्ट है जहाँ सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ पे भी फ्लूइड पार्ट है, मैट्रिक्स है जहाँ सारे जेनेटिक मटेरियल पड़े हुए रहते हैं। ओके, इसके अलावा भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं सेल थ्योरी क्या है। अब आपने पढ़ा सेल बेसिक यूनिट है, बट ये सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरी आई। स्लेडन और श्वान नाम के दो साइंटिस्ट, ये थे बॉटनिस्ट और ये थे जूलॉजिस्ट। स्लेडन और श्वान ने मिलकर के दिया सेल थ्योरी, आप जान रहे हैं। अच्छा, इन्होंने काम इंडिपेंडेंटली किया था, ये बात ध्यान रखिएगा, बट इन लोगों का कंक्लूजन एक ही था, इसलिए हम इनको साथ में बोलते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी क्या कहता है कि प्लांट और एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सेल थ्योरी में स्लेडन और श्वान ने क्या कहा कि प्लांट और एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी प्लांट और एनिमल जो हैं ये सेल के बने हुए हैं और सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन ये नहीं बता पाए कि एक्चुअली सेल आया कहाँ से। ठीक है, तो बाद में रडल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले के सेल है ना, वही डिवाइड करते हैं और नए सेल का निर्माण कर देते हैं, बना देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सेल थ्योरी स्लेडन और श्वान ने दिया था और उन्होंने बस यही कहा था कि सारे के सारे प्लांट एंड एनिमल सेल के बने होते हैं और सेल ही बेसिक यूनिट है। लेकिन ये नहीं बता पाए कि नया सेल आता कहाँ से, जिसको बताया वर्चो ने। उन्होंने कहा ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, या ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, आप कहीं कहीं जगह पे देखने को मिलेगा, इसका मतलब यही है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं, कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब ये होता है वन, मल्टी का मतलब मोर देन वन, मोर देन वन। तो यूनिसेलुलर, यूनि मतलब वन, सेलुलर यानी सेल, यानी एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आ जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, जो सिंगल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलता है। ये देखने को मिलता है आपको फंजाई, प्लांट और एनिमल्स में। ठीक, फिर देखिए द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जो शेप और साइज है
सेल का, ये अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप साइज का हो सकता है। आगे के क्लासेस में या आगे के लेक्चर्स में आपको मालूम चलेगा, ठीक है। ईच सेल हैज सर्टेन काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनलीज जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रेस्पिरेशन। हर सेल के पास कुछ सेल ऑर्गेनली होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है, ओके। और एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। टाइप ऑफ सेल देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। पहला प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। पहले नाम को ही समझेंगे। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, फिर से देखिए, प्रो का मतलब प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ओके। यहां पे यू का मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, प्रोकैरियोट। जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, ट्रू है, यूकैरियोट्स। आगे देखते हैं इनका डिफरेंस। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देख करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। देखते हैं डिफरेंस। आपसे एग्जाम में ज्यादातर डिफरेंस ही पूछता है। देखिए, सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, सेल सेल के साइटोप्लाज्म में ही जेनेटिक मटेरियल होता है। कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या यूं कहे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम सेल विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां ये सेल तो होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर सारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए होंगे आपके, ठीक है। न्यूक्लियोलस अब्सेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। रीजन होता है विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो यहाँ जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा। पर यहाँ पे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड, तो यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। जनरली स्मॉल होते हैं, लार्ज होते हैं, क्रोमोसोम सिंगल होता है, क्रोमोसोम मोर देन वन होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है, सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है, जो आपने जरूर ऐसे करके देखा होगा कहीं ना कहीं। यही डीएनए को फर्दर पैक करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ले लेते हैं क्रोमोसोम्स का, इन्हीं की कॉइलिंग करके क्रोमोसोम बना दिया जाता है, जो कि टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। आगे अभी आप पढ़ेंगे इसके बारे में। 46 होते हैं, 23 पेयर्स क्या होते हैं, सब अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ मोर देन वन होता है। हमने बताया कि आप में 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। ये हमेशा यूनिसेलुलर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी सेल यहाँ टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनाते हुए नजर आएंगे। मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल ऑर्गेनली यहाँ अब्सेंट होंगे, यहाँ मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी, ये सब प्रेजेंट होंगे। सेंट्रियोल यहाँ अब्सेंट होगा, सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होगा ओनली इन एनिमल सेल। ये सेंट्रियोल रोल प्ले करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसके बारे में भी आगे बताया गया है। सेल डिवीजन यूजली होगा बाइनरी फिजन के द्वारा। बाई का मतलब दो, फिजन यानी टूटना। सेल है, ये डिवाइड करेगा और दो सेल बना लेगा, बाइनरी फिजन। पर यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस की फॉर्म में होगा, लास्ट में ये टॉपिक है, अभी आप बस जानते रहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा, यहाँ फंजाई, प्लांट, एनिमल सेल, ये सब आ जाएंगे। चलिए देखते हैं एक नज़र में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ये क्या है बेटा, ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल।
कुछ डिफरेंस तो आप देख के ही बता सकते हैं। पहला देखिए, शेप देखिए, ये स्फेरिकल लाइक शेप है, स्फेरिकल लाइक शेप है, ये रेक्टेंगल लाइक शेप है, बस देखने से हम बता सकते हैं। दूसरा, यहाँ केवल आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ आपको सेल वॉल भी नजर आ रहा है, यानी यहाँ सेल वॉल अब्सेंट, यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट हो गया। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बड़ा सा, अगर हम अलग से बनाएं इसको, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल में मेजर पोर्शन वैक्यूल का होता है, वैक्यूल, वन लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है, और न्यूक्लियस साइड में होता है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ओके, इसके अलावा प्लांट में एक पिगमेंट पाया जाता है, आप जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का नजर आता है। लेकिन आप तो ग्रीन कलर के नजर नहीं आते, क्योंकि आपके सेल में क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, आगे और देखते हैं इसको फर्दर। जस्ट ऑब्जर्व करिए और बना सकते हैं। एक बार दोबारा रफ बनाते हैं। ये एक सेकेंड, ये एनिमल सेल, ये प्लांट सेल, बस रफ डायग्राम से ही आप जान सकते हैं। देखिए, सेल वॉल अब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, प्लास्टिड, ये प्लास्टिड वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जो कंटेन करते हैं पिगमेंट को, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, इनको प्लास्टिड्स कहा जाता है। तो हमारे अंदर तो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता नहीं है, ग्रीन पिगमेंट देखने को मिलता नहीं है, हम हरे कलर के भी नहीं होते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये प्लास्टिड अब्सेंट, यहाँ प्लास्टिड प्रेजेंट। न्यूक्लियस सेंटर में होता है इनके, पर यहाँ पे क्योंकि बड़ा पोर्शन ले लेता है, वैक्यूल साइड में होता है। आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पर यहाँ पे सेल वॉल है। वैक्यूल्स अब्सेंट, अगर प्रेजेंट हैं तो छोटे छोटे हैं, पर यहाँ पे लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो भी आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा ये स्फेरिकल लाइक शेप का होगा, ये रेक्टेंगल लाइक शेप का होगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पे हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, ऑल्दो यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों ही मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर होना ही हम इसको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस करते हैं। बट डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है देखिए। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन स्पेस। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट डिफ्यूजन है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का, ध्यान दीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां लिखा है सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल, या सेमी कर लीजिएगा, भी कर सकते हैं आप, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे क्या कहेंगे हम, ऑस्मोसिस। फिर से ध्यान दीजिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट बाय डिफ्यूजन भी है, ऑस्मोसिस भी है, लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं, पर यहाँ पे केवल मूवमेंट होगा वाटर का। यहाँ किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं है, पर यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो केवल स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही क्रॉस करने देता है अपने आर पार। इन केस ऑफ अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो यहाँ हम लिक्विड या वाटर आप कह सकते हैं, यानी इस एसपीएम के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू केवल वाटर मॉलिक्यूल ही जा सकता है, बाकी कोई भी सॉल्यूट, कोई भी और मॉलिक्यूल नहीं ट्रांसफर हो सकता। हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, इट सीन्स इन लिक्विड, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
आपको ये भी बता दें कि अगर आप किशमिश को, रेजिन को पानी में डुबा के रखते हैं तो ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ये भी होता है ऑस्मोसिस की वजह से। कोई प्लांट है, उसके रूट्स में भाई ऑब्वियस सी बात है पानी है, पानी का भी जो मूवमेंट रूट्स में होता है वो भी होता है थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है ना। जबकि डिफ्यूज़न आपको देखने को मिला होगा, अगर एक रूम में अगर आपने अगरबत्ती जलाया है बेटा, तो वो बाकी रूम में भी तो उसका स्मेल पहुंच जाता है, ये होता है थ्रू डिफ्यूज़न। ओके, चलिए ध्यान रखेंगे, इतना ही था डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। आगे देखते हैं, यहाँ आप सेमी परमिएबल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑस्मोसिस हो रहा है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट हो रहा है। बेस्ड ऑन कि सॉल्यूशन क्या हो, किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, देखते हैं। चलो, एक सेल लिया हमने, एक बर्तन में डाल दिया, ठीक है। यहां पे है वाटर, ठीक है ना, और ये सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो एज कंपेयर टू सॉल्यूट। यहाँ H2O यानी वाटर ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल, तो होगा क्या, यहाँ वाटर कम, बाहर वाटर ज़्यादा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और सेल क्या होगा, स्वेलअप हो जाएगा बेटा, फूल जाएगा, ठीक है, जो आपने रेजिन में, किस्मित में देखा होगा, ठीक। अगला देखिए, दोबारा से लेते हैं हम एक डिश, पेट्री डिश ले लीजिए या कोई बर्तन लीजिए, इसमें हमने सेल को रख दिया। ये जो वाटर, इसके सराउंडिंग वाटर है या सॉल्यूशन कहिए, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, इसमें वाटर का अमाउंट, H2O का अमाउंट कम है एज कंपेयर टू सेल, यानी सेल में वाटर ज़्यादा, सराउंडिंग मीडियम में कम, तो होगा क्या, ज़्यादा सेल में है तो सेल से बाहर जाएगा, सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक, ठीक है। यहां पे आपको दिखा रहे हैं, वाटर क्रॉसेस द सेल वॉल इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर लीव्स द सेल, और सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन कैसा है, हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन है, ठीक। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल को प्लेस किया जाए तो सेल अपने वाटर को लूज कर दे और श्रिंक हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं, क्या हो कि हमने एक डिश लिया, पेट्री डिश लिया, और उसमें सेल को प्लेस कर दिया, और ये बाहर है वाटर, ना अंदर जा रहा है ना बाहर, ये यूं कही कि एक इक्विलिब्रियम में है, जितना अंदर की तरफ वाटर मूव कर रहा है उतना ही बाहर कर रहा है, यानी इस सॉल्यूशन को, जिसमें सेल की शेप में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, उसे कहेंगे आइसो, यानी एक जैसा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोबारा देखिए, हमने सेल को प्लेस किया, हमने सेल लिया, सेल को प्लेस किया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेल, तो होगा क्या, वाटर सॉल्यूशन से अंदर की तरफ जाएगा और सेल स्वेल हो जाएगा, स्वेल। फिर हमने देखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें वाटर का अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू सेल, तो सेल से वाटर बाहर मूव करेगा और ये कैसा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक, कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और तीसरा आपने देखा
टॉनिक सॉल्यूशन जिसमें अगर सेल को प्लेस करेंगे तो जैसा था वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वेल हो जाएगा, यहाँ श्रिंक हो जाएगा, यहाँ सेम रहेगा, कोई चेंज या नो चेंज लिख सकते हैं आप। ठीक, यहां लिख दे रहे हैं स्वेल, श्रिंक, नो चेंज। ठीक है, बस इतना ही था 3 टाइप के सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, सेल का मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल का आउटर लेयर होता है। इन केस ऑफ एनिमल सेल यही आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल इसके अलावा सेल वॉल भी देखने को मिलता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर आप एक सेल बनाते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, जहाँ सारे के सारे सेल ऑर्गन, तो आउटर इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से सेपरेट करने वाला यही तो है सेल मेम्ब्रेन। ओके, अगला देखिए क्या लिखा है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल, क्योंकि आप जानते हैं ये सेमी परमिएबल हो रहा है, कोई भी इसके आर पार नहीं जा सकता। यूं कहे कि सेलेक्टिवली परमिएबल भी होता है, हर कोई इसके आर पार नहीं जा सकता, कुछ सेलेक्टेड ही चीजें अंदर या बाहर जा सकती हैं, यही बात लिखा गया है। इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, ये रोकता भी है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। किससे बना होता है? लिपिड, फैट और प्रोटीन से बना होता है, और ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है बेटा। its flexibility enables cell to engulf food and other material। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से ही ये सेल मेम्ब्रेन किसी भी बाहरी चीजों को इंगल्फ कर लेता है, जो कि आपको अमीबा में देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अभी आपको बताएंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में। फंक्शन क्या है? इट परमिट्स एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द cell। It prevents movement of some more material not required for cell that act it prevents movement of some other materials not required for the cell as it acts as selectively permeable। एक selectively permeable membrane की वजह से ये कुछ मटेरियल को प्रिवेंट भी करता है अंदर बाहर आने जाने से। सेल वॉल देखते हैं, देखने को मिलता है केवल, आप देखेंगे तो प्लांट्स में, एनिमल में देखने को नहीं मिलता, ऑल्दो प्लांट्स के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल मिलता है, बट अभी हम यहाँ कंपेयर प्लांट और एनिमल को ही ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिजिड होता है, यानी जल्दी मुड़ता नहीं है। ठीक है, सेल वॉल लाइज आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जहाँ भी अगर हम डायग्राम बनाए तो ये अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, सेल्यूलोज नाम के कंपाउंड से ये सेल वॉल कंपोज होता है। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है न्यूक्लियस का, जिसको अभी हम आगे पढ़ाएंगे। अंदर डार्क रीजन है न्यूक्लियल, अभी आपको आगे बताते हैं। ओके, फंक्शन क्या करता है? प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, मैंने कहा प्लांट के अलावा भी देखने को मिलता है, तो प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया, इनको बाहर का मीडियम चाहे जो हो, इनको सरवाइव करने का, इनको अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने का विदाउट बर्स्टिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? यहां पे ऑस्मोसिस देखने को मिलता है, सेल स्वेल्व होता है, बिल्डिंग अ टर्गर प्रेशर, द वॉल एग्जस्ट अगेंस्ट द सोलर सेल। ठीक है ना? बिकॉज सेल वॉल, सेल कैन विदस्टैंड, यही इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। बाहर के मीडियम चाहे हाइपरटोनिक हो चाहे हाइपोटोनिक हो, प्लांट सेल सर्वाइव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये सेल वॉल जो है ना रिजिड है, और ये इसको श्रिंक या स्वेल नहीं होने देता है। चलिए, एक टर्म आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा यानी प्लाज्मो, यानी अंदर का प्रोटोप्लाज्म, लाइसिस यानी टूटना। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर, ध्यान दीजिएगा, प्लांट ने वाटर लूज कर दिया सेल ने,
प्लांट सेल ने वाटर लूज कर दिया थ्रू ऑस्मोसिस, वो श्रिंक कर जाएगा, कंडीशन बनेगा या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा उसका। जैसे कि ये अगर आपको देखा जाए, ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, अगर यहां से वाटर लूज हो रहा है अंदर से, तो ये क्या होगा, ये अंदर का मटेरियल श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, और इसी फेनोमेना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। सिंपल, ठीक है। अगर प्लांट सेल वाटर लूज कर देता है और ये मटेरियल श्रिंक कर जाता है, ये श्रिंक करने की वजह से, यानी इसका सेल मेम्ब्रेन और अंदर की सारी चीजें श्रिंक कर जा रही हैं, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियस क्या है? इसी को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। सारी की सारी एक्टिविटी सेल का यही कंट्रोल करता है। डबल लेयर होता है, इंपॉर्टेंट है ये, 2 लेयर से घिरा हुआ होता है। इसके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। जो सेल है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे कोई भी चीज बन रहा है उसको अंदर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने आने के लिए छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं जिसके थ्रू ये आता जाता है, ठीक है ना। यहाँ क्रोमोसोम होते हैं जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, हमने बताया कुछ ऐसे होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, जो डिवाइड करते स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये क्रोमोसोम तब अपीयर होते हैं जब सेल डिवीजन करने जा रहा होता है, और सेल डिवाइड करेगा मियोसिस से या माइटोसिस से, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। क्रोमोसोम के बारे में देख लीजिए। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है ये भी देख लीजिए। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पेरेंट से उनकी न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाना ही इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो आप आए हैं अपने फादर एंड मदर से, आप आए, ठीक है, और आप में दोनों के ही कैरेक्टर हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ फीचर आपके मदर से मिलेगा, कुछ आपके फादर से मिलेगा, और ये फादर और मदर के कुछ कैरेक्टर्स आप में जो आए हैं, ये थ्रू क्रोमोसोम्स ही आए हैं, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है। आगे देख लीजिएगा, डीएनए से ही ये क्रोमोसोम बना है। मैंने कहा कि डीएनए को ही लपेट दिया जाता है, कॉइलिंग कर दी जाती है, बन जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है, इसे किनारे किनारे लपेट दिया जाता है डीएनए को, और बन जाता है क्रोमोसोम। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनिज्म सेल। किसी भी सेल को कैसे बनना है, कैसे अपीयर होना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए मॉलिक्यूल में ही होती है। इट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ दैट फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। बस जानते रहिए, अभी बहुत डिटेल में नहीं है। डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड है, ठीक है। इस डीएनए का कुछ छोटे छोटे पार्ट अलग अलग फंक्शन करते हैं। जो फंक्शनल सेगमेंट या टुकड़ा है डीएनए का, उसी को हम कहते हैं जीन। बस इतना ध्यान रखिएगा। इन नॉन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन की तरह प्रेजेंट होता है जो नॉन डिवाइडिंग सेल है, पर जैसे ही सेल डिवाइड होने लगता है, क्रोमोसोम अपीयर हो जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे थ्रेड जैसा अपीयर होता है, ठीक है। Whenever cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome and perform cell division. देखिएगा, एक बात समझिए, सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में थ्रेड जैसा क्रोमैटिन नजर आने लगता है। नॉर्मल सेल में क्रोमैटिन नजर आता है, क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। पर जैसे ही सेल डिवाइड करने की तरफ बढ़ने लगता है, ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम की शक्ल ले लेते हैं, क्रोमोसोम के रूप में, फॉर्म में रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। वही बात लिखी हुई है। न्यूक्लियस का क्या रोल है? द न्यूक्लियस प्ले क्रूशल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी नए सेल के बनने में रोल प्ले करता है ये। इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स, ठीक है।
सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल्स. It also play a crucial part along with environment in determining the way cell will develop and what form it will exhibit in maturity by directing the chemical activities of cell. सेल की जितनी भी केमिकल एक्टिविटी है कंट्रोल करेगा और ये भी डिटरमाइन करेगा कि सेल कैसे डेवलप होगा, वो मेच्योर होने पे यानी फुल्ली डेवलप होने पे क्या क्या फॉर्म एग्जिबिट करेगा, वो सारा का सारा चीज़ देखने को मिलेगा. ये न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, मेन फॉर्म फंक्शन यही करता है. हमने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा. सेल है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है. और जिन भी सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इन्हीं को तो आप यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. ठीक है ना. पर यहाँ पे देखिए क्या है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया nuclear region of cell may poorly defined and absence of nuclear membrane. Such a underdefined nuclear region containing nucleic acid is called nucleic acid यानी वही DNA is called nucleoid. अब थोड़ा देखो क्या बात है, देखिए बैक्टीरिया सेल को लिया जाए तो ये बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक सेल होता है. और प्रोकैरियोटिक यानी प्रीवियस न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है. पर इनका भी तो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है. तो ये जेनेटिक मटेरियल ये क्या है? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ही इनका जेनेटिक मटेरियल लूप बना करके रहता है, साइटोप्लाज्म में ही. और एक रीजन में होता है, याद रखिएगा ये मेम्ब्रेन नहीं है, एक जगह है, खाली जगह जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, इसी को आप कहते हैं न्यूक्लियोइड. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एक रीजन है, एक जगह है जहाँ पे सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोइड. ओके, चलिए फर्दर देखते हैं आगे. चलिए देखते हैं. अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है. हमने कहा फिर से देखिए, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसके बाहर ये सारा का सारा जगह, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है ना. ये फ्लूइड नेचर का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है. इट कंटेन मैनी सेल ऑर्गेनली, ईच दिस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. इसके अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनली स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं इसी साइटोप्लाज्म में, और सारे के सारे केमिकल रिएक्शन भी यहीं पे होते हैं. ठीक है ना. इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनली. अलग अलग सेल ऑर्गेनली आपस में मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का होता है और इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी देखने यानी मूवमेंट भी देखने को मिलता है, इसीलिए सेल ऑर्गेनली आपस में भी मटेरियल एक्सचेंज करते हैं. वाइटल केमिकल यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट केमिकल जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन, ये सब भी यहाँ पे स्टोर देखने को मिलता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इट इज कंटेन मेटाबॉलिक पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी यहीं पे होता है और एनर्जी रिलीज होता है. ऑल्दो माइटोकॉन्ड्रिया का भी रोल है, बहुत सारा रोल है, बट एक जनरल आउटले दिया गया है. 11th में इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनली है, इसके बारे में देखते हैं. पहले तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल है. कहाँ होता है? फिर से एक बार सेल बनाते हैं. सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ही लगा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में भी ऐसा हो सकता है कि राइबोसोम्स, जो इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, चिपक जाए, और इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए क्या लिखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये RER. रफ क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि इनके सरफेस पे आ करके चिपक गए हैं राइबोसोम्स. राइबोसोम तो रफ हो गई इनकी सरफेस, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं.
looks rough under microscope because it has particle ribosome attached to its surface. अब क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में ही रोल प्ले करेंगे. The ribosome which is present in all active cell are a site of protein. मैंने कहा इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को. It manufactured protein are sent to various places in the cell depending need using the endoplasmic reticulum. जो राइबोसोम, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये जो राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन बनाएगा, इसको अलग अलग जगहों पे भेज दिया जाएगा एज पर नीड. एट दिस अदर हैंड, कुछ आप देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि स्मूथ है, इनके ऊपर राइबोसोम नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है ना. ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? फैट मॉलिक्यूल, लिपिड, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म दिया है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. आपको अभी अभी हमने थोड़ी समय पहले बताया कि हमारा सेल जो है ना, सेल वॉल, ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है. जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोटीन का बना होता है. ठीक है ना. प्रोटीन बना रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है तो प्रोटीन बना रहा है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है लिपिड. यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के बनने में भी अपना रोल प्ले कर रहा है, और इस सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को, बिल्डिंग को, बनने को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन. दिस प्रोसेस कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. यही बात लिखी गई है, बायोजेनेसिस यानी बनना. ओके. One function of endoplasmic reticulum is to serve as channel for transport of material, especially protein, between various regions of the cytoplasm and between cytoplasm and nucleus. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में ही डिफरेंट जगहों पे मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने का चैनल जैसा भी काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आगे देखते हैं. Endoplasmic reticulum also functions as cytoplasmic framework, providing surface for some of the biochemical activities. सेल में जो भी फंक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके लिए सरफेस भी प्रोवाइड करेगा. इन द लिवर सेल ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल वर्टिब्रेट, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा जैसे हम आप. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग. लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करता है और वहाँ पे एसईआर अपनी भूमिका निभाता है डिटॉक्सिफिकेशन का. अगले सेल ऑर्गेनेल को देखिए, गोल्गी एपरेटस. ठीक है. कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट के नाम पे गोल्गी एपरेटस नाम पड़ा क्योंकि उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी. गोल्गी एपरेटस consist of system of membrane bound vesicle around approximately parallel and each called system. सिस और ट्रांस फेस देखने को, जैसे सेल है, सेल में न्यूक्लियस, यहाँ पे इनके सिस और ट्रांस फेस देखने को मिलते हैं. ऐसे सिस फेस में ये एग्जिस्ट करते, सिस और ट्रांस फेस देखने को मिलता है. लेंस लाइक दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद एंडोप्लाज्म. अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसी के जस्ट बाद देखने को मिल जाता है आपको गोल्गी एपरेटस. ठीक है ना. एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. यहाँ पर है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहीं से शुरुआत हो जाती है इनकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स की. तो ये आपस में मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, एक फंक्शन करते हैं टुगेदर मिल करके भी. ठीक है, एक साथ मिल करके भी. The material synthesized near the endoplasmic is packaged and dispatched to various target outside, inside and outside the cell through Golgi. जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है वो इस गोल्गी apparatus के माध्यम से या तो सेल के अंदर या तो सेल के बाहर भेज दिया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट. इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल. छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिनको वेसिकल्स कहते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में मॉडिफाई, स्टोर करते हैं, मॉडिफाई और पैकेज कर देते हैं. इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी apparatus. कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स इन गोल्गी
कॉम्प्लेक्स में मिलता है और इसका स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेज कर दिया जाता है और अलग अलग जगहों पे भेज दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बेटा। गोल्गी apparatus is also involved in formation of lysosomes। याद रखिएगा, ये लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। अब ये आप आगे देखेंगे लाइसोसोम क्या होता है। बनाया किसने? गोल्गी apparatus ने। इनको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं। इट हेल्प द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। देखो, जब भी सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया या सेल का ही कोई कंपोनेंट खराब हो गया या अब फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको डाइजेस्ट यानी खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं, हटा देते हैं। लाइसोसोम हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर हुज सेक्स यानी अंदर सेक्स यानी बोरा फिल्ड विद, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो होता क्या है, अभी आपको आगे बताते हैं कि इन एंजाइम की मदद से ये किसी भी फॉरेन मटेरियल या अपने ही सेल के बेकार हो चुके, खराब हो चुके कंपोनेंट को ब्रेक कर देते हैं। फंक्शन ऑफ लाइसोम ब्रेक्स फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, ठीक है ना, सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनली, जो ऑर्गेनली खराब हो चुके हैं उनको भी। दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम which are made of which are made in rough endoplasmic reticulum which is capable of breakdown of organic molecule made in RER। ये ढेर सारे क्या नाम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर भरे होते हैं। बस इतना ही जानना है आपको, जो ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, जिससे कोई भी मटेरियल ऑर्गेनिज्म बना होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इन्हें कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ सेल, क्योंकि ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म such as when cell get damaged, lysosome may burst enzyme digest on cell। अगर मान लो किसी सेल को ही इंजरी हो गई या सेल ही डैमेज हो गया, तो ये इसके एंजाइम अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। बनता कहाँ से? गोल्गी एपरेटस बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना। ये इसके दो मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है ये, अंदर फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होते हैं, टू मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, छोटे छोटे छेद होते हैं, वाइल द इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है। देखिए, अंदर वाला फोल्डेड है, बाहर छोटे छोटे छेद होते हैं इनमें, ठीक है ना। दे क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। फोल्ड होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एटीपी जनरेशन में मदद मिलती है, ज़्यादा एटीपी जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। फंक्शन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, एटीपी का प्रोडक्शन करना है, जो कि एनर्जी करेंसी है। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है ना। और इस एनर्जी का यूज़ किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने या किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए इंपॉर्टेंट एंड राइबोसोम्स, ठीक है ना। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। याद रखिएगा, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये सेल ऑर्गेनली होते हुए इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है और राइबोसोम है, ठीक है ना। कभी इसके बारे में बताएंगे कि प्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। कहाँ से ये आए, क्या थ्योरी दी जाती है, कभी हम फर्दर बताएंगे, या आप कमेंट कीजिएगा तो हम उस अकॉर्डिंग इसको समझा देंगे कि आखिर ये माइटोकॉन्ड्रिया इतना स्पेशल क्यों है, ठीक है। दो दो मेम्ब्रेन, अपना जेनेटिक मटेरियल, सब कुछ सेपरेट है। ये कैसे हुआ, कौन सी थ्योरी, इसके बारे में भी हम कभी बता देंगे। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स है। इसको किचन ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि फूड, इसमें फूड बनता है। तीन टाइप देखने को मिलता है, ऑल्दो कभी कभी क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में भी डाल देते हैं, बट तीन सेपरेटली भी आप पढ़ सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल और ग्रीन कलर इंपार्ट करेगा, ठीक है ना। तीन टाइप के प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखिएगा प्लास्टिड का, तो इंटरनल ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस लेयर एम्बेडेड। देखो, अगर आप किसी प्लास्टिक का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें ढेर सारे ऐसे सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे,
ठीक है ना। और ये जो खाली जगह इसको कहेंगे आप स्ट्रोमा, ठीक है ना, स्ट्रोमा। प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने अभी भी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इसका भी अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। वेरियस पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट जो है एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है जो स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करता है। ये ऐसे कुछ फंक्शन है, एक बार देख लीजिएगा, सिंपल है। वैक्यूल देखिए क्या होता है। वैक्यूल्स आर लार्ज सैक्स यानी स्पेसेस फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। इसमें यूजली फ्लूइड कंटेंट भरा रहता है यूजली, ठीक है ना। एनिमल में स्मॉल साइज का होगा, प्लांट में लार्ज साइज का होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल का फंक्शन देखिएगा। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल ऑक्यूपाई 50 to 90%। क्या कह रहा है देखिए, ये हमने बनाया प्लांट सेल। जो इसमें वैक्यूल होगा ना, सबसे ज़्यादा यानी 50 to 90% स्पेस वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है। इन प्लांट सेल न्यूक्लियस यहाँ किनारे आ जाता है, यहाँ होता है न्यूक्लियस, ठीक है। In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और सेल को अपने प्लांट सेल को अपने शेप को मेंटेन करने के लिए, मतलब हमेशा बनाए उसकी शेप को बनाए रखने में हेल्प करता है, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। ढेर सारे केमिकल मिनरल भी देखने को मिलते हैं इस वैक्यूल में, प्लांट में, विच इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एंड प्रोटीन्स। तो इसमें कई सारे प्रोटीन, शुगर, अमीनो एसिड भी घुले हुए मिल सकते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, द फूड वैक्यूल कंटेन फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम। अब थोड़ा देखिएगा, ऐसे कुछ भी रैंडमली से नहीं बन गया अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स फीट, ठीक है। चलिए यहाँ बनाते हैं, दिख नहीं रहा होगा। ये बन गया आपका अमीबा, ठीक। ये इसका स्यूडोपोडिया। इसी स्यूडोपोडिया की मदद से ये फूड को इनटेक करता है और बनाता है एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड होता है। वही बात यहाँ लिखी होती है कि अमीबा में फूड वैक्यूल देखने को मिलता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स, एक सेकेंड, in some unicellular organisms some specialized vacuole also play important role in expelling यानी बाहर निकालना excess water and some waste from the cell। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग टाइप के भी वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, स्पेसेस देखने को मिल सकते हैं, जगह देखने को मिल सकते हैं, जिनका काम क्या है, एक्सक्रीशन का वेस्ट को रिमूव करने का, ठीक है। अब देखिए सेल डिवीजन क्या होता है। अब इससे पहले कि सेल डिवीजन बताएं, पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। सेल, न्यूक्लियस, डीएनए वगैरह सब देख लेते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। अगर सेल डिवाइड करने जा रही है तो क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में नहीं होंगे, ये क्रोमोसोम बन जाएंगे और ये क्रोमैटिन हो चाहे कहिए, चाहे क्रोमोसोम कहिए, सब डीएनए की क्वाइलिंग से यानी उसको लपेटने से ही बनते हैं, ठीक है ना। इसमें है क्रोमोसोम। अगर आप अपनी बात करें तो हमारे पास है 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि हैं 23 के जोड़ी में। 23 आता है फादर से, 23 आता है मदर से, ठीक है ना। इतना बात ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं जो 23 के सेट में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। 23 आता है फादर से, 23 आता है मदर से, तभी तो ये फ्यूज़ करता है और आप बन जाते हैं 46 क्रोमोसोम के, ठीक है ना। चलिए, सेल डिवीजन क्या है? The process by which new cells are made is called cell division। दो मेन टाइप है, माइटोसिस और मियोसिस। अब देखिए क्या है, दोबारा समझते हैं। यहीं पे देखिए, अगर कोई सेल है 2n, अब यहाँ 2n क्या है, फिर से देखिए, सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में
क्रोमोसोम अगर सेल डिवीट करने जा रहा है, और 46 क्रोमोसोम है जो कि 23 के जोड़ी में है, अभी बताया आपको। हर एक पेयर को हम कहते हैं एन एन, तो ये कितना हो गया 2n। इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, तो ये क्या हो गया डिप्लॉइड। ठीक, 46 क्रोमोसोम को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और 23 को n से, तो n प्लस n कितना हुआ 2n। ये 23 आया होगा आपके फादर से, ये 23 आया होगा मदर से, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो यानी अगर एक डिप्लॉयड सेल है, यानी इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, और ये डिवाइड करता है और 2 सेल बनाता है, दोनों के दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं, यानी 46 ऐसे सेल डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं, जिसमें कोई सेल डिवाइड करे और 2 नया सेल बनाए और हर सेल पेरेंट जैसा ही डिप्लॉयड हो, इसे कहेंगे हम माइटोसिस। लेकिन दूसरा देखिए, अगर एक सेल बाय डिप्लॉयड सेल डिवाइड करता है और 2 सेल बनाता है, ठीक है, एन एन, और जो फर्दर डिवाइड करके एन 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 चाहिए, चार सेल बनाता है। शुरुआत किया था हमने डिप्लॉयड से, बना 4 सेल हैप्लॉयड, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया, ऐसे डिवीजन को आप कहेंगे मियोसिस। दोबारा समझिए क्या है, कोई सेल है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड यानी 46 क्रोमोसोम है, और ये डिवाइड करता है और 2 सेल बनाता है, और दोनों ही सेल डिप्लॉयड होते हैं, यानी जितना पेरेंट्स का था उतना ही डॉटर सेल्स का भी हुआ, इक्वल हुआ, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कह दिया जाता है। ठीक है ना, और इस टाइप के डिवीजन को आप कहते हैं माइटोसिस। ठीक, दूसरा देखिए, अगर कोई सेल है डिप्लॉयड जो पहले 2 सेल बनाता है, हैप्लॉयड, यानी यहां था 46 क्रोमोसोम, ये बना 23 को, जो फर्दर और डिवाइड करेगा और 2 सेल और बना लेगा। ठीक है, कितना एन 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 एन, यानी 23। ध्यान से देखिए, शुरू किया था हमने 46 क्रोमोसोम यानी डिप्लॉयड से, बना कितना हैप्लॉयड, रिड्यूस हो गया ना, इसीलिए इसको कहते हैं हम, एक सेकेंड, इसे कहते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन, और इसका दूसरा नाम है मियोसिस। अगर आपको कोई डाउट होगा, किसी टॉपिक में डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। ओके, अब देखते हैं हम सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल के बारे में। तो सेल के अंदर बिना मेम्ब्रेन के एक ऑर्गेनेली होता है, देखिए हम मेम्ब्रेन नहीं बना रहे, डॉटेड से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप कहते हैं सेंट्रियोल्स। और ये जो मेम्ब्रेन है, मतलब मेम्ब्रेन जैसा नहीं, एक रीजन जैसा है, इसी रीजन को आप कहते हैं सेंट्रोसोम, जिसके अंदर होता है सेंट्रियोल्स। केवल एनिमल सेल में देखने को मिलता है। कभी कभी ये सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है, जहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको कहते हैं फ्लैजेलम, और ये फ्लैजेलम लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। सिलिया भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, मूवमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, करता क्या सेंट्रियोल, सेल डिवीजन इनिशिएट करेगा एनिमल सेल में, क्योंकि एनिमल सेल में ही देखने को मिलता है। क्रोमोसोम का नंबर बराबर रखेगा सेल डिवीजन के टाइम पे, क्योंकि ये सेल डिवीजन कराएगा, तो जो डॉटर सेल बन रहा है उसमें क्रोमोसोम का नंबर बराबर रखेगा। स्टिमुलेट चेंजेस इन शेप ड्यूरिंग फैगो, अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, तो इसको सेल का ईटिंग प्रोसेस करते हैं, अभी आप देखेंगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस
इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है कि बायोमॉलिक्यूल्स कह सकते हैं या मॉलिक्यूल्स बस कह सकते हैं, जैसे लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड का ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में किसी चीज़ का एंट्री होना बाहर से, इसी को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब मे भी जो चीज़ एंट्री हो रही है, ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, अब कुछ एंटर हो रहा है। अब मे भी वो कोई लिक्विड हो, फ्लूइड मटेरियल हो, तो इसको कहेंगे हम पिनोसाइटोसिस, और इसे कहेंगे सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। और मे भी ये कुछ सॉलिड हो, सॉलिड मटेरियल हो, इसे कहेंगे हम फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग प्रोसेस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर फ्लूइड अंदर आ रहा है तो सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, कोई सॉलिड मटेरियल आ रहा है, सेल ईटिंग प्रोसेस, और किसी भी चीज का बाहर निकल जाना, साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ जाना, एक्सोसाइटोसिस है। ठीक है ना, बाहर की तरफ जाना एक्सोसाइटोसिस है। ठीक है ना। अब यहाँ कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बस आपको देख लेना है। डेथ ऑफ सेल को एपोप्टोसिस कहते हैं, टिश्यू की डेथ को नेक्रोसिस कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म मिल के बना होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोसोल विद सेलुलर ऑर्गेनेली विदाउट न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस की ये सारा का सारा कंटेंट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स जहाँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो भी कुछ है न्यूक्लियोप्लाज्म है। सेल ऑर्गेनली में भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, यानी एक ही मेम्ब्रेन हो, में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, हो सकता है कोई मेम्ब्रेन ही ना हो। ठीक है ना। नाम दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, डबल मेम्ब्रेन है। राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, न्यूक्लियोलस है ये, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, देख लीजिएगा, कुछ फैक्ट्स हैं। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम दोबारा समझा देंगे या बता देंगे एक शॉर्ट वीडियो बना करके। इसके अलावा इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू।